ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, प्लानिंग पढ़ लिया था, नेचर ऑफ प्लानिंग पढ़ा था, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, दिस वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस लेक्चर। ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस, ठीक है, या दैट इज ऑल्सो नोन एज बाय माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ठीक है, दो नाम से बोला जाता है, एक तो बोलते हैं फर्स्ट वन दैट इज 5 फोर्सेस, ठीक है, बिकॉज देयर आर द 5 फोर्सेस, ठीक है, विच विल अफेक्ट द business organization, and that is also known as a Michael Porter's competitive analysis. Okay. ओके, सो दिस इज गिवन बाय द माइकल ई पोर्टर। ठीक है, सो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, सो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इज अ फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस एंड बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय माइकल ई पोर्टर हु वर्क्स इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, वेयर इज द कर्सर, ओके, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है इन जहाँ पे उन्होंने वर्क किया इन 1979 में। ठीक है। सो देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 5 फोर्सेस होते हैं। देर आर द 5 फोर्सेस आर द इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट इम्पैक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू कम्पीट इन अ गिवन मार्केट। ठीक है, यहाँ पे 5 फोर्सेस होते हैं जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल फोर्सेस होते हैं, विच विल अफेक्ट द, क्या करता है, अफेक्ट करता है आपका बिजनेस को, ठीक है, बिजनेस के इन्वायरमेंट को। ठीक है, सो देखो माइकल ई पोर्टर जो है उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखे रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ठीक है, जैसे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और भी बुक्स है लाइक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द नेशन। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी बुक्स लिखी। उस बुक से हमको क्या पता चलता है कि एक्चुअली अ फर्म क्या कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या गेन अचीव कर सकता है ओवर इट्स राइवल्स। ठीक है, जो राइवलरी उनकी कंपनीज होती है उनसे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और गेन अचीव कर सकता है बाय फ्यू फैक्टर्स को वो ध्यान रखे तो, और कुछ जो फैक्टर्स होते हैं जिनको वो कंसीडर करे तो। ठीक है, so this is the about Porter's 5 forces model. The purpose of the 5 forces analysis is to diagnose the principal competitive pressure in the market and access how strong and important each one is. यहाँ क्या क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट डायग्नोज करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं और प्रेशर हैं इन द मार्केट में, एंड एक्सेस करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट ईच वन इज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ तो 5 फोर्सेस एनालिसिस में आपका क्या क्या चीजें आती हैं, सो दिस आर योर 5 फोर्सेस, दैट इज फर्स्ट वन दैट इज थ्रेट टू द न्यू एंट्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर और अ बायर। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेट टू द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। ठीक है, यहाँ बायर है या फिर कस्टमर है, यहाँ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। नाउ फिफ्थ वन द राइवलरी अमंग द करेंट कंटेस्टेंट। ठीक है, वो जो बेसिकली राइवल कंपनीज होती हैं उनके बीच में क्या कंपटीशन चल रही है। सो दिस आर द 5 फोर्सेस। सो लेट अस स्टडी दिस वन बाय वन। फर्स्ट वन दैट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। ठीक है, so the new entrant to an industry brings the new capacity and desire to gain the market share and often sustainable resources, सब्सटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, सो न्यू एंट्रेंट क्या होता है, जब भी न्यू एंट्रेंट आते हैं मार्केट में या नए कॉम्पिटिटर आते हैं मार्केट में, तो क्या होता है, हमारी कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है या कुछ नई कैपेसिटी आती है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, हम लोग मार्केट का जो शेयर है उसको और गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट। तो यहाँ 5 मेजर बैरियर्स होते हैं टू क्या कहते हैं, जो एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, एंट्री ऑफ न्यू जो कंपटीटर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 5 मेजर बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट वन लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो आपको कोई फर्म सेटअप करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक फर्म है, आपके उसके क्या है कॉम्पिटिटर, आपको एक फर्म सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको क्या कीजिए, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। ठीक है, ह्यूज रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, आपको बहुत सारे मशीनरीज लगाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे एचआर्स हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में बेसिकली एम्प्लॉयज हैं, आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, उनको हायर करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, बहुत अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में एंटर नहीं कर पाते हैं। नाउ द सेकंड, व्हाट इज द सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज द नीड टू गेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्शन है और सेल है वो दोनों जो है मैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया 100, ठीक है, सो आपका जो मार्केट में सेल भी 100 होना चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैक्टर है कि प्रॉपर डिमांड जनरेट होना चाहिए मार्केट में। क्या क्या होना चाहिए, इफ देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट देन इट मस्ट बी सेल इन योर मार्केट। ठीक है, उतना सेल हो जाना चाहिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिमांड इन द मार्केट।
ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या होता है, अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म होता है तो वो क्या होता है, वहाँ जो है कस्टमर लॉयल हो जाते हैं। लेट अस सपोज हम अपने पर्सनल लाइफ के एग्जांपल में लेते हैं। सो एट प्रेजेंट जैसे कि हम बहुत दिनों से कुछ चीज़ें यूज़ करें, जैसे कि लेट अस से एग्जांपल ऑफ मैगी। ठीक है, हम लोग मैगी कब से खा रहे हैं, जब से हम लोग टेस्ट समझना स्टार्ट किए हैं। तो अभी हम ट्राई तो करते हैं डिफरेंट चीज़ें, बट हम लोग क्या करते हैं, फिर लौट के फिर से मैगी पे ही वापस आ जाते हैं। सो दैट इज योर स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडेक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखो स्मॉल आपके क्या है, एग्जिस्टिंग फर्म्स है तो एग्जिस्टिंग फर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है बहुत वाइड होता है और बहुत सारी जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड ईच एंड एवरी मार्केट एंड छोटे से छोटे लोकेलिटी में भी आपके जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल होते हैं। बट इन केस ऑफ जो आपका न्यू एंट्रेंट है, ठीक है, जो नया ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एडेक्वेट नहीं होता है, उनके उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कमी होती है। सो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, मार्केट में अपने आप को जल्दी स्टैब्लिश नहीं कर पाते। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर for the your barrier for the entrant of न्यू एंट्रेंट्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो देखो इनिशियली जब आप क्या होता है, स्मॉल इंटरप्राइज होता है, एक नया इंटरप्राइज होता है, न्यू इंटरप्राइज होता है, तो क्या होता है, रॉ मटेरियल्स की जो होती है इनिशियली सप्लाई जो होती है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। बिकॉज क्या होता है कि जो सप्लायर होते हैं वो प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म होते हैं उनको सप्लाई करना पहला, क्योंकि उनके साथ उनकी ऑलरेडी बहुत दिनों से ट्रेड चल रहा है। ठीक है, उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनको पता है कि कंपनी विल ग्रो एंड इवेंचुअली हमारा जो भी हमको अमाउंट आना है वो हमको मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ न्यू जो आपके एंट्रेंट होते हैं या नई जो कंपनीज होती है मार्केट में, उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है उनको एक्सेस करना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। वाई? बिकॉज सप्लायर का जो बेसिकली थिंकिंग है, उनका जो बिलीफ है वो समवट प्रॉब्लमेटिक होता है कि हमारी ये न्यू मार्केट है, सॉरी न्यू एंट्रेंट है, और इनका इनका जो प्रोडक्ट है अगर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है या मार्केट में सेल नहीं हो पाता है तो फिर ये जो है हमारा जो भी सप्लाई के बदले में जो उनको कॉस्ट का जो पैसा मिलना है वो नहीं मिल पाता है। So that is the fourth factor. Now next is government policies. So government की policies भी हैं कि आपको जैसे होता है ना कि कुछ ग्रीन चीज़ें यूज़ करनी है, मेक इन इंडिया की चीज़ें यूज़ करनी है। सो दिस आर द थिंग्स कि आपको इतनी चीज़ें इंडिया से ही प्रोक्योर करके ही लगानी है। जैसे कि अभी आईफोन का कुछ कंडीशन है। एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट आईफोन को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंडीशन? हाँ जी बताइए। नो मैम। नहीं है? नो मैम। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरफ से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, दैट कुछ तो है 10% या 20% जो भी आपका प्रोडक्ट या फिर कॉस्ट का जो भी उसमें चिप्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, एंड अदर जो डिवाइसेस जो आईफोन में यूज़ होते हैं वो आपको इंडिया में ही जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे खरीद करके आपको एक आईफोन बनाना है। ये कंडीशन है आईफोन मैम बनाने के लिए। 25%। आई थिंक पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना परसेंट है, बट ऐसा कंडीशन है कि गवर्नमेंट ने रखा है कि इतना परसेंट। जैसे इस आईफोन को बनाने के लिए 1 लाख रुपीज सपोज लगता है, तो या फिर उस टोटल बेचने में उसको 1 लाख रुपीज का कॉस्ट आता है। तो उसका कुछ 5%, 10% या कुछ पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं, कुछ चिप्स है जो हम इंडिया से ही अगर प्रोक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपकी जो एसआई चिप्स होती है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती है, माइक्रो प्रोसेसर्स होता है आपका, माइक्रो कंट्रोलर्स होता है, उसमें और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इंडिया में प्रोक्योर करके, इंडिया से ही प्रोक्योर करके फिर आईफोन को मैन्युफैक्चर करना है। सो ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये भी क्या होती है, न्यू जो इंटरप्राइज है उनको एंटर करने से मार्केट में बैरियर क्रिएट करती हैं। ठीक है, सो दिस आर द फैक्टर्स। नाउ द सेकेंड वन इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ठीक है, सो बायर जो होते हैं अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपको आपकी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। बिकॉज द बायर है तो वो पर्सन है जो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदते हैं। बिकॉज अगर आप एक भी प्रोडक्ट की, सपोज आप कॉमन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, लाइक हम लोग सोप का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कोई भी सोप आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सोप क्या है, नॉर्मली हर कंपनी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में ही बेचती है, तो कोई ऐसी कंपनी नहीं हो सकती जो आपको सपोज की प्राइस हाइक करने की कोशिश करेगी तो अदर कंपनी भी उसके काउंटर पार्ट में हाइक करने की कोशिश करेगी। तो क्या करेंगे, अगर कोई कंपनी अपने जो आपका जो सोप है उसका कॉस्ट इंक्रीज करती है तो क्या करेगा, कस्टमर स्विच कर जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, दैट इज कस्टमर्स आर कंसंट्रेटेड लार्ज एंड बाय इन अ वॉल्यूम। ठीक है, आप क्या करते हैं, सोप जो है आप
बल्क में खरीदते हैं ना, ऐसा तो है नहीं आप सिर्फ एक बार खरीदे फिर 1 ईयर के लिए आपको खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। 1 मंथ में ही हमको बहुत सारी सोप के बार्स की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज दैट कि जो कस्टमर्स होते हैं वो बाय करते हैं इन वॉल्यूम, एंड द प्रोडक्ट्स बीइंग परचेस्ड आर स्टैंडर्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड, मेकिंग इट इजी टू स्विच टू अनदर सप्लायर्स। क्या होता है, वो स्टैंडर्ड होते हैं एंड अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। बिकॉज अगर आप लेट्स से सर्फ एक्सेल का बार लें और एक अदर जो है आप सपोज रिन का बार ले, तो ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड के होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ऑलमोस्ट कॉस्ट भी इक्वली होता है। सो अगर एक कोई भी सोप बार बनाने वाली कंपनी अगर वो अपनी कॉस्ट इंक्रीज करने की कोशिश करती है, तो क्या करते हैं कस्टमर जो होते हैं इजीली स्विच कर देते हैं टू द अनदर सप्लायर्स या फिर अनदर जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे। ठीक है। नाउ द कस्टमर्स परचेज रिप्रेजेंट अ मेजर पोर्शन ऑफ द सेलर्स टोटल रेवेन्यू, बिकॉज अब कस्टमर जो है जितना बल्क में प्रोडक्ट बाय करेगा उतना ज्यादा कंपनी का सेल होगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा कंपनी का टोटल रेवेन्यू होगा। मतलब जितना ज्यादा कस्टमर परचेज करेगा उतना ही आपका मोर कस्टम सेलर्स का रेवेन्यू होगा। सो दिस इज अबाउट द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। Okay, now third one is the bargaining power of supplier. ठीक है, so a small number of a dominant and highly concentrated suppliers exist. So आपको in the same way जैसे buyer concentrated थे और एक high amount of volume जो होते थे वो buy करते थे product का, in the same way यहाँ भी क्या होता है आपके जो suppliers होते हैं वो dominant होते हैं और highly concentrated होते हैं where the suppliers exist। ठीक है, क्योंकि suppliers जो है अगर कुछ प्रोडक्ट है जिनके लिए रॉ मटेरियल के सप्लायर लिमिटेड होते हैं वही सप्लाई कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स, हर कोई बंदा सप्लाई नहीं कर सकता है। सो द फ्यू गुड सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल और द सप्लायर्स आर अनअवेलेबल, बिकॉज अब देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनका सप्लायर लिमिटेड है, तो उनके लिए जो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, गुड सब्स्टिट्यूट है ऑफ रॉ मटेरियल्स और सप्लायर्स आर अवेलेबल, बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग द रॉ मटेरियल और द सप्लायर इज हाई। सो आपका जो कॉस्ट होता है स्विच करने का रॉ मटेरियल और सप्लायर का वो हाई हो जाता है। देखो बट इन केस ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर या बायर के केस में नहीं होता है। अगर हमको सर्फ एक्सेल बार पसंद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे स्विच करके रिन वाले बार में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर्फ एक्सेल जो है कॉस्ट हमको महंगा लग रहा है तो हम रिन में चलेंगे, बिकॉज रिन इज समवॉट लेस कॉस्टली ना। बट इन केस ऑफ सप्लायर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सप्लायर जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, फ्यू होते हैं, और उनका जो सप्लाई का जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए सब्सटीट्यूट जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल इजिली अवेलेबल नहीं होता, और अवेलेबल होता भी है तो हमको समवॉट कॉस्टली पड़ता है। सो दिस इज अबाउट द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कि सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर लिटिल बिट हाई होती है एज कम्पेयर टू योर कस्टमर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एनीवन हैव आइडिया व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स? मैम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर लाइक फॉर एग्जांपल इफ टी ले रहे हैं मैम, तो कुछ लोग अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफी में जैसे शिफ्ट हो गए, तो इट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ओके ओके गुड। सो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं विच अपियर्स टू बी द डिफरेंट होते हैं, बट जो होते हैं वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जैसा हमारा पहला प्रोडक्ट कर रहा था। जैसे आपने एग्जांपल में बताया टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, जैसे हम लेट्स सपोज कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होती है तो जो जो पीपल कॉफ़ी पसंद करते हैं वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज टी की प्राइस अल्टीमेटली जो होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल टी पीना प्रेफर करते हैं, तो टी की प्राइस जो होती है वो लगभग वी कैन से कांस्टेंट ही होती है, उसमें ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं होता है। बट इन केस कॉफी का प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो कॉफी की प्राइस हाइक हो जाएगी। सो क्या करेंगे, कॉफी कॉफी पीने वाले जितने भी कस्टमर्स थे वो टी में चले जाएंगे। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक है, सो द रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट डिक्लाइन, जब क्या होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस डिक्लाइन होती है तो कस्टमर का स्विचिंग कॉस्ट भी जो होता है वो डिक्लाइन होता है। जैसे कि देखो अगर टी एंड कॉफी दोनों की प्राइस इक्वल है, ठीक है, रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट डिक्लाइन, जो कि दोनों के रिलेटिव प्राइस देखे, सपोज ये 10 रुपए में मिल रहा है, ये 11 रुपए में मिल रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कम है, तो कस्टमर का स्विचिंग कॉस्ट भी होगा, क्या होगा, वो भी कम होगा। कम होगा मतलब हम टी है तो हम टी ही पियेंगे, और कॉफी जिनको कॉफी पसंद है वो कॉफी ही पियेंगे। ठीक है, नाउ कंपटीटर्स प्लान टू इंक्रीज द मार्केट पेनिट्रेशन और द प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो यहाँ पे जो मेन जो एम होता है किसी भी इंटरप्राइज का, क्या मेन एम होता है कि हम क्या करें, मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करें और हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो अभी क्या है, मेन फोकस क्या करेगा, दोनों में से टी एंड कॉफ़ी दोनों के दोनों जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो दोनों सोचेंगे कि हम कुछ ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाए ताकि हमारा जो मार्केट का जो पेनिट्रेशन है वो हम और इंक्रीज कर सकें। ठीक है, और हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो, ताकि हम जो डिमांड है लोगों का कि टी और कॉफ़ी पीने का वो हम सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ओके,
नाउ द फिफ्थ और द लास्ट वन, दैट इज रेवलरी अमंग द कम्पिटिटर्स। ठीक है, सो कम्पिटिटर्स का जो मूव होता है वो जो होता है वो डिफाइन करता है कि फर्स्ट जो कंपनी है वो कैसा रिएक्ट करेगी। जैसे कि देयर आर टू कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, फर्स्ट कंपनी है एंड द सेकेंड कंपनी। ठीक है, सो सपोज सेकेंड कंपनी ने कुछ ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकाला या ऐसा कुछ चीज़ें निकाला जिससे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट कंपनी है उसकी जो सेल है, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है। तो क्या करेगा, सो फर्स्ट कंपनी है वो भी कोई ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकालेगा ताकि वो इस फर्स्ट कंपनी के सेल को काउंटर कर सके। Okay, so this is about rivalry among the competitors. So the number of competitors increases equal in size. तो क्या होता है rivalry के केस में, क्या होता है, competitors जो होते हैं almost equal in size increase होते हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है कि कोई एक कंपनी का rivalry जो है अचानक से बढ़ जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द पीपल जो है अपनी कंपनी शट डाउन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों के इस केस में क्या होता है, आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज इंक्रीज होते हैं एंड द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट डिक्लाइन और इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो। सो देखो, राइवलरी इक्वली एग्जिस्ट कर रही है, तो जो डिमांड होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए और इंडस्ट्री के लिए वो जो होती है डिक्लाइन होती जाती है, बिकॉज दोनों के लिए सफिशिएंट प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। तो जो भी कस्टमर को है उनको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है, आइदर इट मे बी फ्रॉम कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों में से जो भी उनको सेटिस्फाई लगता है एंड मोर कन्वीनियंट लगता है एंड इफिशियंट लगता है एंड उनके पॉकेट फ्रेंडली है, वो बाय करेंगे। ठीक है, now the fixed cost or barriers to leaving the industry are high because देखो, आपने एक पूरी कंपनी सेट की है, उसका प्रोडक्शन सेट किया है, प्रोडक्शन के लिए मशीनरी आपने बाय की है, आपने लैंड प्रोक्योर किया है, आपने एचआर हायर किए हैं, आपने पूरा रॉ मटेरियल्स बाय कर लिया है। ठीक है, सो अभी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई हो गया है। ठीक है, सो फिक्स्ड कॉस्ट आपने बहुत अप्लाई कर लिया है, सो दैट्स वाई जो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में और मार्केट में आपका प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और वो कंपनी का सेल हो रहा है, तो कंपनी क्या करेंगे, उस मार्केट से बाहर जाने या फिर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। वो लगातार उनके बीच कंपटीशन चलता रहेगा और इक्वल क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते रहेंगे। Okay, so this is all about your five forces model of sorry Porter's five forces analysis. समझ में आया? Yes, ma'am. कैसा? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग रीड करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो होता है बेसिकली गिवन बाय पीटर एफ डकर। देखो यहाँ लिखा है पीटर एफ डकर, एक मिनट ना, जस्ट अ सेकेंड। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली दैट इज गिवन बाय फर्स्ट, किन्होंने दिया था, दैट इज पीटर एफ डकर ने दिया था। एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय agree to the objectives and understand what they need to do in an organization in order to achieve them. So मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो इसमें टर्म ही लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट किसके थ्रू करेंगे हम लोग, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मेन task under this, that is to define the objective within the organization। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली हमारे जो भी टास्क है उनको, सो दैट द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एग्रीज टू द ऑब्जेक्टिव। हाँ, यहाँ पे एग्रीमेंट होना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसको क्या है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करता है। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव्स जो हम फॉर्मुलेट करते हैं, इट इज नॉट मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, रादर इट इज मेड बाय लाइक ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, लाइक टॉप मैनेजमेंट के पीपल होंगे, मिडिल मैनेजमेंट के पीपल होंगे, आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, सब ये सारे मिलके सिट करते हैं, एक साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर दे विल मेक द ऑब्जेक्टिव्स। सो यही लिखा हुआ है दैट द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एग्रीज to the objectives and understand what they need to do in an organization in order to achieve them। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने के बाद दे विल क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल डिफाइन देयर टास्क। ठीक है, कि किनको किनको कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सो दैट हम क्या कर सकें या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, ये जो ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट हुए हैं इनको अचीव कर सके। सो ये होता है आपका दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। टर्म क्लियर है?
ठीक है. So next is your definition, that is management is a comprehensive managerial system that integrates the many managerial activities in a systematic manner, consciously directed towards the effective and efficient achievement of organizational objective. क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजरियल सिस्टम है जो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है बहुत सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज को इन अ सिस्टमेटिक मैनर, जिसकी वजह से हम क्या कर सकेंगे, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव विच इज गिवन बाय पीटर एफ डकर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एमबीओ में, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एमबीओ. ठीक है. सो एमबीओ हैज ड्रॉन द कंसिडरेबल अटेंशन बिकॉज ऑफ टू रीजंस. दो रीजन की वजह से एमबीओ में हमको कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा हुआ या अटेंशन हमने ज़्यादा दिया. व्हाट आर द टू थिंग्स? फर्स्ट वन, इट फोकसेस शार्पली ऑन द ऑब्जेक्टिव्स और द रिजल्ट which a manager is expected to achieve within the specific period. देखो इसमें टर्म ही लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा फर्स्ट फोकस है, ऑब्जेक्टिव या फिर रिजल्ट दोनों एक ही है मान के चलो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली अचीव करोगे तो आपको क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. सो मेन फोकस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस एरिया इज ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट, सो दैट द मैनेजर क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेगा. ठीक है. ही विल ट्राइज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. Now, the second emphasis is on participative management, an approach which provides the high motivation to individuals in the organization. यहाँ पे क्या होगा, participative management होगा, means that यहाँ पे आपके top level employees, ठीक है, या फिर top management, आपके middle level management, ठीक है, and lower level management, and जो आपके superiors होते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. मैनेजमेंट के आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने में. ठीक है. इसके लिए आपको क्या चाहिए, हाई मोटिवेशन चाहिए, ताकि ये सारे जो है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड आपके जो है सुपरवाइजर्स हैं, ये हाई मोटिवेशन के साथ एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के साथ वर्क कर सकें, सो दैट द जो आपका अपने जो ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट किए हैं वो अचीव हो सके. ठीक है. सो दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट रीजंस बिकॉज ऑफ विच एमबीओ जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ एमबीओ. सो एमबीओ जो होता है, एमबीओ इज एन अप्रोच एंड फिलोसफी टू द मैनेजमेंट, नॉट मेयरली अ टेक्निक. ठीक है. सो ये क्या होता है, एक अप्रोच भी है, बिकॉज इसको हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिलोसफी, बिकॉज इसके लिए कोई डिफाइंड साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं है. ठीक है. तो फिलोसफी क्या होती है, जिसमें हमारा कोई एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं हम बता सकते, ठीक है, ऐसे में ऐसा ही होता है. सो दैट इज योर फिलोसफी. सो अप्रोच मीन्स हम उसको एक साइंटिफिक तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ फिलोसफी, नॉट मेयरली अ टेक्निक. So an approach to the management, as an approach to management with an objective orientation, as in MBO is bound to have some relationship with every management technique. ठीक है. सो एमबीओ का क्या होता है, एमबीओ जो होता है एक आइसोलेटेड तरीके से सिर्फ एक बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, या फिर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता. यहाँ पे रिलेशनशिप होता है एमबीओ का विद ईच एंड एवरी मैनेजमेंट टेक्निक. ठीक है. बिकॉज एमबीओ में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करते हैं एंड नथिंग एल्स. ठीक है. आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे तो आपका सिर्फ टास्क हो जाएगा क्या, आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा, आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर लिए तो? नो मैम. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी टेक्निक्स लगानी पड़ेगी. हाँ, मैनेजमेंट की टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, साइंटिफिक टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, आपको ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स लगानी पड़ेगी. ठीक है. कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ टास्क डिफाइन करना पड़ेगा, एंड हु विल परफॉर्म दैट टास्क ये भी डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज अ बेसिक एम्फेसिस ऑफ एमबीओ इज ऑन ऑब्जेक्टिव, बट एमबीओ ट्राइज टू मैच द ऑब्जेक्टिव विद द रिसोर्सेज. ठीक है. आपने ऑब्जेक्टिव्स तो फॉर्मुलेट कर लिए हैं, बट उसके लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो व्हाट इज द नीड टू फॉर्मुलेट दैट ऑब्जेक्टिव. कोई फायदा नहीं है ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बना के. सो फॉर्मुलेट करना है हमको ऐसा ऑब्जेक्टिव ताकि देयर इज अ मैच बिटवीन द योर ऑब्जेक्टिव एंड द रिसोर्सेज. ठीक है. आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है मैच होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज एमबीओ इज करेक्टराइज्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ कंसर्न मैनेजर्स इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड परफॉर्मेंस रिव्यू. यहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है आपके जो भी मैनेजर्स कंसर्न है रिलेटेड टू द एमबीओ, ताकि वो क्या कर सकें, ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकें एंड आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकें. ओके.
Next is provide the guidelines for appropriate system and procedure, resource allocation, delegation of authority, etc. are determined on the basis of objective. क्या क्या प्रोवाइड करता है ये कि हमारा appropriate system and procedure देता है. देखो अभी क्या आपके पास ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट हो गया है तो आप क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे. ठीक है. सो अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसीजर हो गया. आपके पास एक अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव आ गया है तो हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे. प्रॉपरली रिसोर्स का एलोकेशन होता है बिकॉज यहाँ देर इज अ मैच बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो देर इज अ प्रॉपर एलोकेशन of resources. Next is delegation of authority. Why there is a delegation of authority? Because आपके यहाँ पे क्या होता है टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स होते हैं, आपके मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, एंड लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, एंड सुपरवाइजर्स होते हैं. तो ये क्या करते हैं सब मिलके एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं. बट उसके बाद क्या होता है कि अभी टॉप लेवल ने जो ऑब्जेक्टिव सॉरी ये सब ने जो बैठ के जो ऑब्जेक्टिव बनाया है उनके लिए वो क्या करते हैं अभी अथॉरिटी दे देते हैं अपने लोअर लेवल को कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग दिस ऑब्जेक्टिव और अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सो ये तीन समझ में आ गया. अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसीजर, रिसोर्स एलोकेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अंडरस्टूड. Yes, ma'am. ओके. नाउ Yes, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एमबीओ. ठीक है. सो प्रोसेस ऑफ एमबीओ से इन हम लोग ये जो डायग्राम है इसको देख के समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस जो होता है वो एक वन शॉट प्रोसेस नहीं है. ठीक है. एमबीओ इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस. देख रहे हो यहाँ से ये चल रहा है प्रोसेस. ठीक है. फिर यहाँ से आपका फीडबैक जा रहा है. इज इट विजिबल हो रहा है? ये लाइन नीचे वाली विजिबल है, ये दिस वन. yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. सो देखो एमबीओ के जो होते हैं वो जो होता है बेसिकली एक वन शॉट प्रोसेस नहीं है, rather इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है. विच इंश्योर देयर इज अ सस्टेन कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इन द सेम टाइम देयर इज अ नीड टू चेक दैट व्हाट आर द डेफिशिएंसीज. ठीक है. सो इसके जो स्टेप्स है हम लोग रीड करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन दैट इज सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में दैट इज टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वेरीफाइबल होने चाहिए. ठीक है. और एंड पूरे आपके होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मुलेट किए होने चाहिए. कैसे होने चाहिए? सबसे पहले वेरीफाइबल होना चाहिए. ठीक है. वेरीफाइबल. ठीक है. वेरीफाइबल मतलब जिनको हम वेरीफाई कर सके कि हाँ दिस आर द मेजरेबल एंड अचीवेबल टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड दिस विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एंड उसके बाद क्या करना है हमको उनको उनका एक डिटेल असेसमेंट करना है. डिटेल असेसमेंट मस्ट बी डन ऑन वेरियस क्राइटेरियाज. जैसे आप उसके लिए मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि मार्केट रिसर्च से हमारा जो डेटा कलेक्ट होगा आप सर्वे कर सकते हैं. ठीक है. आप खुद से एस्टिमेशन कर सकते हैं या फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि कितना डिमांड होगा, कितना सप्लाई होगा प्रोडक्ट का, क्या क्या बिजनेस कंडीशंस चल रहे हैं, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चल रहे हैं आपके मार्केट में. ठीक है. आप फिर क्या करेंगे ये जो जितना भी आपका जो डेटा कलेक्ट होता है ये सारे डेटा को यू विल एनालाइज. ठीक है. इन अ डिटेल्ड फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करेंगे सारा डेटा कलेक्ट करेंगे. कहाँ कहाँ से? मार्केट रिसर्च करेंगे, सर्वे कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं फोरकास्ट कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई का. ठीक है. ऐसे आप डेटा इकट्ठा करेंगे. फिर देन आफ्टर क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस डेटा यू विल एनालाइज एंड देन आप क्या करेंगे यू विल सेट द ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स. ठीक है. फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ठीक है. बिकॉज हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है लाइक कि हमको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल करना है और इतना प्रॉफिट अर्न करना है. एंड इन शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है कि हमको कुछ डिफाइन करना है कि कम से कम हमारी कंपनी का दिस ईयर इतना प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है. सो दिस आर जैसे टाइप का आप कुछ भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल अचीव करेंगे सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल क्या करेगा वो मोटिवेट होगा कि हाँ हमको ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं और हमको ग्रोथ करना है. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड में क्या आ रहा है? डिपार्टमेंटल्स ऑब्जेक्टिव्स. फिर क्या होगा? देखो आपका ये जो है फर्स्ट स्टेप में हम लोग होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं. बट इन सेकंड जो स्टेप है इसमें हम डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है. सो हमारा क्या होता है ईच जो एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो परफॉर्म होती है बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स. सो टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो बना देता है ऑब्जेक्टिव्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. बट हियर द मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द डिपार्टमेंट. ठीक है. सो इसमें भी आपका सेम होता है कि दे विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस. ठीक है. लाइक मार्केटिंग का है तो मार्केट रिसर्च करा लेगा, मार्केट सर्वे करा लेगा, कस्टमर से फीडबैक ले लेंगे. ठीक है. डिमांड एंड सप्लाई का फोरकास्टिंग कर
लेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर लेंगे अपने डिपार्टमेंट के लिए। इन द सेम वे अदर जो डिपार्टमेंट्स है आपके, फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स है, एचआर के डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट के डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप क्लियर हो गया? यस मैम। एक ही का आवाज आ रहा है, सब लोग सो रहे हैं क्या? यस मैम। यस मैम। नहीं मतलब नो मैम, नो सो नहीं रहे, मतलब आया समझ। ओके, चलो ठीक है, फिर हम थर्ड स्टेप में चलते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर गोल एंड टारगेट्स फॉर सबऑर्डिनेट्स। अब देखो ये डिपार्टमेंट लेवल में प्लानिंग हो गया, डिपार्टमेंट लेवल पे आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिया। अब क्या होगा, हर डिपार्टमेंट में एक आपके क्या होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज या एग्जीक्यूटिव्स वर्क कर रहे होते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे अब लोअर लेवल मैनेजर्स का वर्क आ गया। सो लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करेंगे, ईच एंड एवरी सब ऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, कुछ गोल एंड टारगेट सेट करेंगे। जैसे हम जो मार्केटिंग का केस लेके चल रहे थे वही लेके चलते हैं। सो मार्केटिंग में अभी क्या होगा, अभी मार्केटिंग का जो मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग जो मैनेजर है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, ईच सबऑर्डिनेट के लिए कुछ क्या कहते हैं, टारगेट फिक्स कर देगा। लाइक लाइक कि आपको एक एम्प्लॉय को बोला है कि आपको सपोज दिस मंथ कम से कम 10 कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ चीजें हैं जो आपको सेल करनी है, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी टारगेट आप क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट्स के लिए सेट कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ फोर्थ वन है, फोर्थ वन इज चेक पॉइंट्स एंड की रिजल्ट्स एरियाज। सो अब देखो पीरियोडिक मीटिंग जरूरी है, पीरियोडिक मीटिंग्स बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स की जरूरी है, सो दैट हम लोग क्या कर सकें, चेक कर सकें कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके की रिजल्ट एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या होता है, मीटिंग कंडक्ट होता है, मीटिंग बिटवीन हु, मीटिंग बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और चेक करते हैं कि जो भी आपको यहाँ टारगेट दिया गया, सपोज आपको 10 प्रोडक्ट्स का सेल करने का टारगेट था, ठीक है। सो यहाँ यहाँ पे वो चेक करेंगे, मीटिंग करके रिव्यू लेंगे कि आपने 10 प्रोडक्ट सेल किए, और सेल किए तो किस बेसिस पे सेल किए, क्या था वो, यहाँ मीटिंग करेंगे, चेक करेंगे पॉइंट्स, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो यहाँ एनालिसिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ प्रोसेस, रिव्यू ऑफ सॉरी रिव्यू ऑफ इट्स प्रोग्रेस है ना, ओके ओके सॉरी, ये दिस इज रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। सो अभी तक उन्होंने क्या किया, जो भी मार्केटिंग के मैनेजर्स ने जो भी टारगेट फ्रेम किए थे फॉर सबऑर्डिनेट्स, तो वो यहाँ चेक करेंगे मीटिंग में कि कितने लोगों ने कितना सेल किया, कितने लोगों ने कितना सेल नहीं किया, उनके उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हुए ड्यूरिंग द सेल, ठीक है, कि कस्टमर क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट्स में फीचर्स प्रॉपर हैं या नहीं है, फीचर्स में कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, साइज का इशू है, फैसिलिटी का इशू है, जो भी इशू है, जो भी उनको यहाँ इस मीटिंग में मिला था, वो यहाँ मीटिंग करेंगे। यहाँ पे मीटिंग किन की होगी, आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स की और टॉप लेवल मैनेजर्स की, ठीक है। सो अभी जो है हमारे जो है, जो भी यहाँ डेटा इकट्ठा हुआ था, वो डेटा जो है पास ऑन हो जाएगा टू द हायर लेवल पे, ठीक है। अब हायर लेवल क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि प्रोग्रेस का, कि मार्केटिंग में से अब आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट सेल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है तो किन वजहों से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर अगर योर सेल इज इन प्रॉपर कंडीशन तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा एंड काउंसलिंग होगा। अगर आपका सेल अच्छा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, कॉमन सी बात है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या हो सकता है, आपको सैलरी हाइक मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको अदर इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं हुआ है प्रॉपर सेल, तो वो काउंसलिंग करेंगे उन इम्प्लॉयज का, क्या होगा काउंसलिंग में, वो पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थे, डू यू एनकाउंटर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स एनकाउंटर हुए, फिर वो क्या करेंगे, फिर उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद फिर से ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपका फिर से एक नया ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट होगा। सो इन दिस वे हमको क्या पता चल रहा है, दैट प्रोसेस ऑफ एमबीओ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आया ये? अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज योर बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ। सो बेनिफिट्स क्या है आपके एमबीओ के, कि फर्स्ट है कि बेटर मैनेजमेंट होता है, बेटर मैनेजिंग मतलब बेटर मैनेजमेंट ऑफ वेरियस थिंग्स, लाइक योर आप एचआर को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, एंड आपके जो भी टारगेट्स हैं, प्रोसेस हैं, एक्टिविटीज हैं, टास्क है, ठीक है। सो ये सबको आप क्या कहें, प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग योर एमबीओ अप्रोच।
नाउ सेकंड वन इज द क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन। सो देखो सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट हो गया है। सो ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग एमबीओ में, हम लोग टास्क डिफाइन करते हैं कि हु विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी, कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी कौन कौन सा बंदा परफॉर्म करेगा। सो ये क्या करता है, क्लैरिटी लाता है इन ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन में। नेक्स्ट इज पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्यों, बिकॉज जो भी इम्प्लॉइज को टास्क दिया हुआ है वो टास्क कंप्लीट करते हैं अपना, एंड अगर टास्क कंप्लीट होता है तो उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है, इफ नॉट तो काउंसलिंग होता है। सो देयर इज अ सेटिस्फेक्शन इन योर एम्प्लॉइज। Okay, now next is basis for organizational change. Why there is a need for a change? Because देखो अगर लास्ट जो हमारा, देखो ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर क्या होता है, अगर आपके जो टास्क अचीव नहीं होते हैं, सेल नहीं हो पाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स है उनका हम काउंसलिंग करते हैं। सो काउंसलिंग के बेसिस में हमको पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में हमको चेंज करने की जरूरत है। सो यही बोल रहा है दैट दिस विल फॉर्म द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। नेक्स्ट इज हायर प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा तो आपका प्रोडक्टिविटी हाई होगा। ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस। आपके क्या होंगे, जो भी एफर्ट्स हैं एंड आपके जो रिसोर्सेस हैं वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे बाय यूजिंग योर एमबीओ। सो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ओके, इंप्रूव कम्युनिकेशन। व्हाई देयर इज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन व्हेन यू आर यूजिंग योर एमबीओ अप्रोच? बिकॉज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है, सारे मैनेजर्स बैठ के डिस्कस करके आपका फिर ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। सो दिस विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन इन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट हो गया है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, टॉप लेवल मिडिल लेवल, टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ अथॉरिटी मिडिल लेवल को, एंड मिडिल लेवल कुछ अथॉरिटी लोअर लेवल को, एंड लोअर लेवल अपनी कुछ अथॉरिटीज जो होते हैं वो सुपीरियर्स को डेलीगेट कर देंगे। ठीक है, सुपरवाइजर्स, ठीक है, सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स को डेलीगेट कर देंगे। सो दिस इज योर योर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि दैट इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, आप पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं, फिर उसको फिर लोअर लेवल को कम्युनिकेट करते हैं, फिर उसको बार बार एडजस्टमेंट करते हैं। सो ये क्या होता है, आपका टाइम टेकिंग होता है एंड कॉस्टली प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फेलियर टू टीच द एमबीओ फिलोसफी। बिकॉज एमबीओ की फिलोसफी जो है आपके मैनेजर्स जो होते हैं वेरियस लेवल के, उनको टीच करना समवॉट डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड। ठीक है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। अब उनको अचानक से बोला जाएगा दैट यू हैव टू फॉलो दिस टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे समवॉट प्रॉब्लम होता है कि आप एक नई टेक्निक किसी नए पर्सन को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन को सिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग। सो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग में, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब सपोज हमको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, ऐसा कोई फिक्स टारगेट नहीं बनाते हैं हम। में ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का रूल है कि यहाँ पे कोई क्वांटिटेटिव टारगेट नहीं बनता है, यहाँ एक क्वालिटेटिव टारगेट बनता है। सो क्वालिटेटिव टारगेट क्या कह सकते हैं, दैट वी विल अचीव अ गुड ग्रोथ इन दिस ईयर। ठीक है, और अ पर्टिकुलर ग्रोथ इन दिस ईयर, ऐसा टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटेटिव। सो क्वालिटेटिव जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मेजरेबल नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बार बार रीएडजस्टमेंट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बार बार जो होता है हमारा रीएडजस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। सो ये लिख रहा है यहाँ, जो एम्फेसिस होता है मोस्टली होता है वो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। सो रेजिस्टेंस टू चेंज क्यों आता है, बिकॉज हमको दिखता तो एमबीओ इज अ क्वाइट सिंपल, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमबीओ जो होता है वो रिक्वायर करता है बहुत सारा आपका चेंज जो होता है रिक्वायर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। पूरा थिंकिंग प्रोसेस जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो चेंज होती है। लाइक आप ट्रेडिशनल थिंकिंग जो थी और प्रैक्टिसेस जो थी उनको चेंज करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो समवॉट रेजिस्ट करते हैं कि दैट वी डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट दिस चेंज in our personal life and in our organization. ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सुपरवाइजर्स होते हैं जिनको हमको बेसिक, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, दैट दे विल फॉर्मुलेट द टास्क फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, उनके नीचे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके लिए वो टास्क डिफाइन करते हैं कि दैट इन बंदों को ये टास्क परफॉर्म करना है। तो उनको क्या होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि यू हैव टू मैनेज द एम्प्लॉयज बाय दिस वे। तो उसकी वजह से समवॉट केओस हो जाता है कि
कि कोई बोले एक एम्प्लॉय बोलेगा दैट मेरा टास्क इज समवॉट डिफिकल्ट एंड अदर एम्प्लॉय बोलेगा दैट माय टास्क इज समवॉट लेंदी, ठीक है. सो देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द सुपरवाइजर्स. ओके, नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो होता है बेसिकली इनफ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज एक बार जो हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं दैट इज ऑलमोस्ट फॉर द 6 मंथ के लिए होता है, और आइदर इट मे बी फॉर अ 1 ईयर. सो आप 6 मंथ और 1 ईयर के अंडर उसको आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे आपको सपोज 1 मंथ में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप इनिशियल 1 मंथ में चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली उसको टोटल इफेक्ट देखने के लिए आपको उसको एटलीस्ट 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा, ठीक है. सो दैट इज योर रिजिडिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है. नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन. सो फ्रस्ट्रेशन किन में होता है? फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉयज, बिकॉज दे हैव टू रीएडजस्ट अ लॉट मोर, बिकॉज उनका जो है बार बार टास्क चेंज होता रहता है. उनको एक टास्क दिया जाएगा, उनको अचीव करने के बाद फिर से नेक्स्ट टास्क दिया जाएगा, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होता है अमंग द एम्प्लॉयज. सो दिस आर योर लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, हाँ ये फिनिश कर लेते हैं. प्री रिक्विजिट फॉर इंस्टॉलिंग द एमबीए प्रोग्राम. सो एमबीए का प्रोग्राम आपको अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना है तो उसके पहले आपको क्या क्या चीज़ें जो है इनिशियली परफॉर्म कर लेनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस ऑफ एन एमबीओ, मतलब आप कौन सी पर्पस के लिए एमबीओ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं. सो दैट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड. ओके, नाउ सेकेंड वन इज अ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. सो यहाँ पे आपको एमबीओ अप्लाई करने के लिए आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट हैज द अथॉरिटी ऑफ योर लाइक फाइनेंस से रिलेटेड अथॉरिटी, एचआर से रिलेटेड अथॉरिटी, कि आपको अगर एमबीओ इम्प्लीमेंट करना है तो कितने एचआर की जरूरत है, कितने फंड्स की जरूरत है, ठीक है. सो इसका तो आपको अल्टीमेटली अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट ही देगा. सो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फॉर एमबीओ. सो अगर आपको एमबीओ इम्प्लीमेंट करना है तो उसके पहले आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल और आपके हैं लोअर लेवल और सुपरवाइजर्स, ठीक है, इन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ठीक है. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन, बिकॉज ये सारे डिपार्टमेंट, सारे जो लोग हैं एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज में. सो देयर इज अ नीड टू पार्टिसिपेट इन योर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. मैंने पहले ही बताया दैट कि ये जो है अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने लोअर लेवल पे डेलीगेट कर देते हैं. नेक्स्ट इज फीडबैक फॉर सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है. जो यहाँ जो इम्प्लॉयज हैं जिनको कोई भी टास्क दिया जाता है, इफ दे परफॉर्म दैट टास्क, ठीक है, और अगर परफॉर्म कर लिया सो दैट वेल एंड गुड. इफ नॉट तो उनके लिए क्या होता है, पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑकर हुए, उन्होंने उनके अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं. सो ये क्या होता है बेसिकली, इट विल वर्क एज अ फीडबैक फॉर दैट इम्प्लॉयज कि वो अपने आप को कैसे सेल्फ डायरेक्टेड रख सकें और अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकें, ठीक है. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एमबीओ प्रोग्राम, ठीक है. सो एमबीओ जो है बेसिकली सिंगल प्रोग्राम नहीं होता है कि आप उसको बस अकेले ही ऐसे इंप्लीमेंट कर लें. एमबीओ के साथ आपके बहुत सारे टास्क हैं, आपके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उनका यूज करना पड़ता है सो दैट एक एमबीओ जो है सेटिस्फाइड तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो सके. जैसे अदर प्रोग्राम है लाइक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोग्राम है आपका, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका, प्रोडक्शन का कंट्रोल है, फाइनेंशियल प्लानिंग है. सो ये सारे प्रोग्राम्स जो है आपके एमबीओ प्रोग्राम्स के साथ साथ वर्क करते हैं, सो दैट हमारा क्या होगा, एमबीओ जो है फाइनली क्या होगा, प्रॉपर तरीके से अचीव हो सकेगा या प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे. ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. ओके मैम. ओके मैम. हम्म